आज जीवन के अंक से उठाया एक बहुत भावुक और अक्सर महसूस किया जाने वाला भाग एक छोटी कहानी से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कहानी का शीर्षक है फिर से। उस समय को तब करीबन 3 साल हो चले थे और इन 3 सालों में जब भी कोई छोटा मोटा जश्न होता और 2 घूंट पीने के लिए होता था तो ग्लास के होंठों से लगाने और फिर गले से उतरने तक उसकी एक धुंधली सी तस्वीर सामने आती थी। आखिर धुंधली ही क्यों आती थी? कई कई दिन तो ऐसे थे जब घंटों देखा करता था उसको। फिर चेहरा साफ क्यों नहीं? कहीं कुछ अधूरा रह गया था? क्या उसको भी मैं याद आता था? हाँ, ये वो सवाल थे जो तब मेरे मन में बहुत आते थे, लेकिन शायद तब तक ये भी दीवार पर लगे पुराने रंग की तरह फीके पड़ गए थे। तब मैंने बस अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया ही था। IIT रुड़की से पास आउट था और कोरोना की वजह से नौकरी घर से ही कर रहा था। उन्हीं दिनों अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही सीखने के लिए एक सामाजिक समस्या पर काम शुरू किया और मज़े मज़े में उसे स्टार्टअप बोल दिया था। तब कहीं से भी नहीं लगा था कि 3 साल बाद इन्वेस्टर से फंडिंग मिलने तक का सफ़र तय होगा। सब कुछ एक मध्यम बारिश के फव्वारे की तरह था, वो बूंदों के गिरने वाले सुरीले संगीत की तरह। और फिर एक दिन बस सब खत्म हो गया। किसी रिश्ते को बनाने में एक जीवन भी लग सकता है, लेकिन ख़त्म करने में बस डर के कुछ पल जो शायद हम सभी पर हावी हो जाते हैं। एक दूसरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था क्योंकि गुस्सा बहुत आया था। भला ये भी कोई कारण था अलगाव का? अब मैं ठहरा कमज़ोर दिल का, एक दिन से ज़्यादा ब्लॉक कर नहीं पाया। लगाव ही इतना था। अब जिस इंसान से आपकी सुबह शुरू हो और दिन ढलता हो, उसके एहसास की तलब कुछ अलग ही होती है। पहले तो दिमाग ने समझाया कि अपना आत्मसम्मान उसे चले जाने देने में है, लेकिन ये दिल, इसके पास बड़े हथकंडे होते हैं। जब ये खून में हार्मोन्स मिला के भेजता है ना, तो इंसान को कुछ याद नहीं रहता और सिर्फ इसकी ही चलती है। और ये मुझे समझाता है कि वो कोई पराया व्यक्ति नहीं है, अपने परिवार जैसा ही तो है। तो इसमें आत्मसम्मान की कैसी बात? तो जल्दी से मैंने अपना फ़ोन खोला, हल्की मुस्कान और कपकपाते हाथों से जल्दी लिखने लगा। मन में भरोसा था कि अब तक तो वो भी बेचैन होकर दूसरी ओर इंतज़ार कर रही होगी। पर जब सारे मैसेजेस गुमनामी में वहीं पड़े रहे और डबल टिक ही नहीं आया, तो विश्वास के सारे स्तंभ खंडित हो गए। इन 3 सालों में नूर अपने उस आगरा के घर से बम्बई आ गई थी। अथक मेहनत की थी उसने खुद के सपनों के लिए। रूढ़वादी संस्कृति को हराकर खुद का आशियाँ बनाया था। 1.5 साल वहाँ कैसे गए पता भी नहीं चला उसे। बहुत पसंद था उसे अपने ऊंचे अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे गहराइयों में झांकना। दूसरों को देखकर मन का अधूरापन कम होता था। कभी कभी उन गहराइयों में उसे मैं मिल जाया करता था। जब वो मुझे अपनी ओर मुस्कुराते और बढ़ते हुए देखती, तब वहीं उसका दिल उसे उठाकर गेट तक ले जाता। और उस दिन भी मेरे ना आने पर वहीं अपनी बालकनी की कुर्सी पर अपने अश्कों में सिकुड़ गई थी। अपनी आंखों पर आई जुल्फों को कान के पीछे किया, हाथों से आंसुओं को पोंछा और बेचैनी में अपने पैरों को हिलाते हुए ऊपर बादलों में खोकर इस वक्त को बिता देना चाहती थी। लेकिन फिर वही दिल आज तो इसे रहा नहीं जा रहा था। ऊपर से रात में ही अलग ही हावी रहता है। उसने व्हाट्सएप खोला, मुझे ढूंढकर अनब्लॉक किया और तस्वीर की उस खिड़की पर मुझे एक कुत्ते के साथ देखकर मुस्कुराने लगी। उसे याद आ जाता है कि कैसे वो मुझे बताया करती थी कि कुत्तों से डरना और घबराना कैसा। इनका प्यार तो ऐसा है कि थोड़ा दोगे तो 10 गुना मिलेगा। और तब मैं हर बार हंसकर कह देता था, यार अभी पिछले महीने ही मेरे एक दोस्त को काटा है। कुछ घड़ी बाद जैसे ही उसे होश आता है कि वो तो ब्लॉक है ही नहीं, वो सोच में पड़ जाती है और दिल की धड़कन तो जैसे शताब्दी से भी तेज़ हो, अंदर से सहमी हुई, लेकिन जाने क्यों चेहरे पर अजीब सी खुशी। अब पता नहीं इस टूटे रिश्ते में क्या बचा था, लेकिन ज्यों त्यों
वो लिखने लगी, बार बार लिखती और मिटा देती, पैरों की उंगलियों को आपस में सिकोड़कर। अश्कों से गीली उंगलियों से सेंड का बटन दबा ही दिया। वहाँ दूसरी तरफ मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न में शामिल था, हाथ में ठंडी टुबॉग जिसके 2-3 घूंट मैं ले चुका था। हंसी मजाक, चांदनी रात, बालकनी की वो ठंडी तेज हवा, सब कुछ जैसे बहुत ही सुहावना था। और जब वक्त ऐसे ठहर जाता है ना, तो आप बीते हुए उन पलों को याद करते हो जो कभी बहुत हसीन हुआ करते थे। और उसी समय फ़ोन में मैसेज की आवाज़ आती है। उस पर नूर का नाम देखकर दिल एक पल को मानो रुक जाता है। हड़बड़ाहट में फ़ोन हाथों से गिर ही जाता है कि मैं उसे संभालता हूँ। ना मैं मैसेज देखता हूँ ना कुछ, बस बाहर भागता हूँ। मेरा दोस्त पकड़ता है मुझे कि ओए भदौरिया, कहाँ भागी जा रहा है। मैं कॉल का बहाना देकर बाहर की ओर जाता हूँ और लिफ्ट से इमारत की छत पर पहुँचता हूँ। हाँ, शायद यहाँ कोई नहीं आएगा। घबराहट से पसीने छूट चुके थे। वहीं दीवार के सहारे बैठकर जल्दी से फ़ोन खोलता हूँ और नोटिफिकेशन से मैसेज पढ़ता हूँ, जिसमें लिखा था, बड़ा ही प्यारा कुत्ता है, तुम्हारा है। इतना ही पढ़ता हूँ कि वो मन के अंदर दबी हुई सारी यादें बाढ़ की तरह बाहर आती हैं और मेरी आंखों से बहने लगती हैं। इस मैसेज के ऊपर मेरे वो 3 साल पुराने संदेशों को पढ़कर तो मन जैसे बिलख पड़ा था। बदले में मैं भी अपने जज्बातों को छुपाता हुआ भेजता हूँ कि हाँ, कुत्ता तो मेरे दोस्त का है, लेकिन मुझे भी उतना ही प्यार करता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करता है। और इतना अनाड़ी सा जवाब सुनकर, या कहें तो ऑकवर्ड जवाब, वो हंसने लगी थी। शायद ऐसे वो सालों से नहीं हंसी थी। मैं यहाँ खुद को कोसता हूँ कि इतनी बातें की हैं, लेकिन हर बार इसके सामने बिखर जाता हूँ। वो हंसता हुआ इमोजी भेजती तो यहाँ मेरा मन भी हल्का हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पूछती है कॉल करूँ, सब कुछ शांत सा हो जाता है और पूरे बदन में एक कंपन सी बह गई थी। ठंडी तेज़ हवा जब कान से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे उसके शब्द मुझे यहाँ सुनाई दिए हों। मेरे लिए किसी जख्म को कुरेदने से कम नहीं था ये सब। पता नहीं क्यों मैंने लिखा, हाँ क्यों नहीं, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं दोहरा रहा था। ऐसे सवाल जब तक मेरे मन में पनपते तब तक फ़ोन की घंटी बुलाने लगी थी। और अब इसे अनजानी हिम्मत कहूँ या स्वार्थी मन, पर वो फ़ोन मैंने बिना देर किए उठा लिया था। वहाँ दूसरी ओर नूर अपने उल्टे हाथ से कुर्सी को इतना कसकर पकड़ी थी जैसे उसने कभी मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे घंटे भर जाने नहीं दिया था। सीधे हाथ से फ़ोन में कॉल का बटन दबा तो दिया था, लेकिन वो बोलेगी क्या उसे कुछ पता नहीं था। बंद दरवाजे के पीछे रोते बिलखते उसके जज्बात बाहर आने की भीख मांग रहे थे, लेकिन चाबी तो जैसे कहीं खो गई थी। अब हम एक दूसरे की सांसों को साफ साफ सुन सकते थे। उसकी सांसें थोड़ी गहरी सुनाई दी थीं, लेकिन मैंने खामोशी को तोड़ के बोला, नौकरी की बधाई हो। झट से वो बोली, अरे तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे दोस्तों की स्टोरी से पता चल गया था। बधाई देना चाहता था लेकिन कोई ज़रिया नहीं था। थोड़ा शांत हो गए हम। फिर मैं मजाकिया ढंग से पूछता, और बता कैसे रहे इतने साल? शादी की खबर के लिए तो नहीं किया फ़ोन? वो वही दबी हुई आवाज़ में जवाब देती, शादी? हाँ, शादी तो तब होगी ना जब कोई लड़का पसंद आए, जिससे भी मिल लो मन बस भाग जाने को कहता है। पता नहीं उसके इस जवाब से अंदर एक तसल्ली सी महसूस हुई। उसके ही बात में जोड़कर मैंने कहा, रिश्ते जोड़ना आसान नहीं है आज की दुनिया में, जहाँ सब अलग दिशा में भाग रहे। इस पर हामी भरी ही थी कि वो बोली, क्या हम बेहतर थे जय? क्या हम दोनों में वो बात थी जो हमें धोखे, स्वार्थ और मतलब खत्म होने पर छोड़ देने वाले लोगों से अलग बनाती थी? मेरे अंदर एक गुस्सा था जो इन शब्दों को सुनकर हावी होना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में रुआस थी जो मैंने उसकी सांसों से महसूस कर ली थी।
मैं धीमी आवाज में जवाब देता हूँ, शायद हाँ, पर फिर हमें अपना मुकाम हासिल क्यों नहीं हुआ। मैं इतना बोला ही था, तभी उसकी सिसकियों की आवाज़ मुझे सुन्न कर गई। शायद यादों का वो दरवाज़ा ध्वस्त हो गया था। वो गहरी सांस लेकर बोलती है, जय, मैं जा रही हूँ अब्रॉड। शायद हमेशा के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है। शायद वहीं की होकर रह जाऊँ। तब से मन में बस यही डर था कि कभी मिल नहीं पाऊँगी तुझसे। क्या हम मिल सकते हैं? प्लीज़, क्या हम मिल सकते हैं? मैं सब सुन रहा था, लेकिन क्या बोलूं नहीं समझ आ रहा था। तभी वो तेज़ आवाज़ में बोली, माफ़ कर दे मुझे, मेरी वजह से सब खत्म करना पड़ा था। डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मम्मी पापा के उलाहनों से, उस घर की चार दीवारी से दम घुटने लगा था। डर इतना घेर चुका था मुझे कि बस हर चीज़ से आज़ादी चाहती थी। बदले में मैंने हमारी दुनिया भी खत्म कर दी। लेकिन जाने से पहले क्या तू मुझे मौका दे सकता है कि मैं हमारी कुछ बेहतर यादें ले जा सकूं? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अंदर एक तूफान सा शुरू हो गया था और एक तेज़ धक्का लगा। हाथ से बियर का कैन नीचे गिर गया और इतना तेज़ मैं कभी नहीं भागा था जितना उस दिन। मुझे नहीं पता था कहाँ, बस मेरे पैर मुझे ले जा रहे थे, शायद इस परिस्थिति से बहुत दूर। उधर बीच में फ़ोन से आवाज़ ना आने पर नूर डर गई थी। उसने मान लिया था कि अब जो था यही आखिरी था। हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, आंसू रुक नहीं रहे थे। आज उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो बिस्तर पर गई और उसकी गोद में बच्चे की तरह खुद को बंद करके लेट गई। बिस्तर ने भी अपने चादर रूपी आंचल से उसे छुपा लिया। और जब तक मैं रुक पाया और होश में आया तो सड़क पर पाया मैंने खुद को। हाँ, मैं हवाई अड्डे की तरफ भाग रहा था। हाथ में फ़ोन चेक किया तो 4 मिस कॉल थी। अपनी आंखों को पोंछते हुए उसे मैसेज किया, अगली पॉसिबल फ्लाइट से आ रहा हूँ। मेरे लिए सब कुछ सपने की तरह था। मैं क्यों जा रहा था, क्या होगा, खुद को इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। उधर नूर के फ़ोन में जब घंटी बजी तो भागते हुए बालकनी में पहुंची और कुर्सी से लड़खड़ाकर गिर पड़ी। फिर भी जैसे तैसे उसने वो मैसेज पढ़ा और दिल एक पल को मानो रुक गया था। 5 मिनट लगे उसे ये मानने में कि हाँ, वो आ रहा है। उसको शुक्रिया का संदेश भेजकर वो खुशी से अंधेरे कमरे में थिरकने लगी। हंस रही थी, पर क्यों? आखिर आखिरी अलविदा में कौन इतना खुश होता है? हवाई अड्डा मैं पहुंच गया था। हड़बड़ी में मोबाइल से जैसे तैसे टिकट ली और घंटे भर के इंतज़ार में एक जवाब ढूंढ रहा था। हमें जब जिसकी ज़रूरत जिस समय पर महसूस होती है, वो हमारे लिए तभी ज़रूरी होता है। आज अगर उसे खुशियाँ कहीं और से मिल पाती तो क्या वो कभी एक बार भी कॉल करती? एक बार? इस प्रश्न ने मुझे अंदर से हिला दिया। अब अगला प्रश्न यह था कि मैं हवाई जहाज़ में बैठूं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है?